डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हाल ही में भारत के उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह के कानून के विषय पर केंद्र सरकार से प्रश्न किया है कि इस कानून को अब तक निरस्त क्यों नहीं किया गया है, जब अधिकांश ऐसे औपनिवेशिक कानूनों को निरस्त करने की प्रक्रिया चलाई जा रही है। ज्ञात हो कि राजद्रोह कानून भी औपनिवेशिक काल में बनाया गया था। आज देश में उसके व्यापक स्तर पर दुरुपयोग की बातें सामने आ रही हैं। राजद्रोह के कानून के दुरुपयोग को लेकर लंबे समय से देश के संविधान और विधि विशेषज्ञों के बीच विवाद रहा है। उल्लेखनीय है कि इस विषय पर संविधान सभा में भी विवाद हुआ था और तब सदस्यों ने वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निर्बंधित करने के लिए इसे एक आधार के रूप में शामिल नहीं करने का निर्णय लिया था। ध्यातव्य हो कि इस विषय पर संविधान सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर इस अधिकार को निर्बंधित करने के लिए कुछ आधारों जैसे परिवाद, बदनामी, मानहानि, सदाचार या नैतिकता के विरुद्ध अपराध, राजद्रोह या राज्य की सुरक्षा पर आघात करने वाले अन्य कार्यों को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन सदस्यों ने राजद्रोह के विषय पर उसकी दमनकारी प्रकृति के कारण उपेक्षा का दृष्टिकोण अपनाया और अंततः इसे संविधान में शामिल नहीं किया गया। इसे शामिल नहीं किए जाने वाले कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि इसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े बड़े नेताओं, विशेषकर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी के विचारों का दमन करने के लिए प्रयोग किया गया था। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राजद्रोह की संकल्पना भारतीय दंड संहिता 1860 के मूल दस्तावेज में नहीं रखी गई थी। इसे एक संशोधन के जरिए 1870 में धारा 124 ए के अनुसार जो कोई बोले गए या लिखे गए शब्दों द्वारा या संकेतों के द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और बीते 1.5 साल में महामारी ने दुनिया भर में लाखों लोगों का जीवन ले लिया। इस महामारी से मुकाबला करने के लिए दुनिया की तमाम शक्तियां एक साथ खड़ी हैं, लेकिन हम में से अधिकांश इस तथ्य से अनजान ही हैं कि दुनिया पिछले कई दशकों से निरंतर एक और गंभीर बीमारी से जूझ रही है, जिससे लगभग 8 लाख लोग हर साल मौत के मुंह में चले जाते हैं। शायद ही ऐसा कोई देश होगा जहां आत्महत्या की प्रवृत्ति सरकार और समाज के लिए एक गंभीर संकट के रूप में सामने न आ रही हो, फिर भी को गंभीरता से नहीं लेना चिंताजनक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस समस्या मुताबिक अभी तक
कुछ गिने चुने देशों ने ही आत्महत्याओं की रोकथाम को अपनी स्वास्थ्य प्राथमिकता में शामिल किया है और सिर्फ 48 देशों ने राष्ट्रीय स्तर पर रोकथाम रणनीति बनाई है। दुनिया भर में यह मिथक कायम आत्महत्या एक व्यक्तिगत कृत्य है जिसमें व्यक्ति अपने निजी कारणों के चलते जीवन समाप्त कर लेता है, पर वास्तविकता इससे कहीं अलग है। आत्महत्या के पीछे समाज की भूमिका सबसे अहम होती है। इस तथ्य पर सबसे पहले समाजशास्त्री इस्माइल ने अपनी पुस्तक में विस्तृत चर्चा की। उनसे पूर्व अनेक विद्वानों ने आत्महत्या का संबंध पागलपन और भौतिक दशाओं से जोड़कर देखा, पर इस्माइल ने एक लंबे और गहन शोध के पश्चात इन तथ्यों को नकारते हुए कहा था कि आत्महत्या का सामाजिक पर्यावरण की भिन्नता विभिन्न दशाओं के बीच का संबंध उतना ही अधिक प्रत्यक्ष और स्पष्ट होता है जितना जैविकीय और भौतिक दशाएं आत्महत्या के साथ अनिश्चित और स्पष्ट संबंध को स्पष्ट करती हैं। अगर आत्महत्या की घटनाओं से जुड़े दुनिया भर के आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह स्वतः स्पष्ट हो जाएगा कि आत्महत्या का ताना बाना सामाजिक दबावों के चलते ही बुना जाता है। आर्थिक मंदी, अकेलापन, बेरोजगारी आदि समस्याओं को आत्महत्या से जोड़कर देखा जाता है, पर इंटरनेट के बिना दुनिया के सारे काम रुक जाएंगे। आज के समय में इंटरनेट जैसा शक्तिशाली संचार माध्यम नहीं है। इंटरनेट के सहारे हम अपने अनगिनत काम कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा हम कॉल कर सकते हैं और अपने परिजनों से जब चाहे बात कर सकते हैं। इंटरनेट ने सभी क्षेत्रों के काम को आसान कर दिया है। इंटरनेट के बिना हम अपने जीवन की कल्पना तक नहीं कर सकते। इंटरनेट ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योगदान दिया है। कोरोना संकट काल में इंटरनेट ने कई दफ्तरों के काम, पैसों के लेन देन और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया। समाप्त।